सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हमेशा की तरह ही मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा समास। तो समास के अंतर्गत समास, देखिए बच्चों, ये समास एक ऐसा विषय है जो हमारे प्रारंभ की कक्षाओं से प्रारंभ हो जाता है। बस अंतर इतना सा आता है कि पूछने के तरीके बदलते हुए जाते हैं, इस स्तर के हिसाब से वो बदलते हुए जाते हैं। तो समास का बिंदु भी हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। तो आज इस वीडियो में हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समास, पहले सर्वप्रथम समास होता क्या है? तो देखो, शब्दों का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है कि जैसे लिखा माता और पिता, दो शब्द आए, माता और पिता। अब इनको संक्षिप्त में करेंगे हम, तो क्या बन गया? माता और योजक चिन्ह लगा दिया और पिता लिख दिया, क्या हो गया? माता पिता। अब ये तो क्या था और ये क्या है? ये था, देखो बच्चों, ये है समास विग्रह। इसको क्या कहेंगे हम? समास विग्रह। और इसको क्या कहेंगे? सामासिक पद। अब परीक्षाओं में अगर ये देते हैं, वो लिखते हैं सामासिक पद कौन सा है, कौन सा है, सामासिक पद या समास। समास का उदाहरण दीजिए तो ये वाला देना हमको। समास विग्रह कीजिए तो समास विग्रह ये वाला करना है हमको। समास का उदाहरण दीजिए और समास विग्रह ये वाला, ठीक है। तो समास की परिभाषा क्या होती है, समास होता क्या है, ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो पहले हम समास की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके पश्चात विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो समास के अंतर्गत, तो देखिए बच्चों, समास की परिभाषा, विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं। यह जरूर ध्यान रखना, विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं। विभक्ति रहित का मतलब, जैसे हमने लिख दिया कि यहां पर लिख दिया जन्मांध, ये क्या है? समास। विभक्ति रहित कैसे हो गया? अगर विग्रह करेंगे तो क्या बन गया? जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। तो ये समास की परिभाषा हो गई। अब एक बार क्या हुआ, परीक्षा में पूछ लिया समास विग्रह की परिभाषा लिखिए। अब सबने तो समास की परिभाषा याद कर रखी है, परिभाषा क्या है? समास विग्रह। तो कुछ भी नहीं है उसमें। विभक्ति रहित जो शब्द लिखा हमने, इसको विभक्ति युक्त कर दीजिए। विभक्ति युक्त पदों के मेल को समास विग्रह कहते हैं। ये समास विग्रह की और समास की परिभाषा हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि एक परिभाषा और जो हमको याद हो सकती है सहजता से, ये नहीं तो वो भी याद कर सकते हैं। जो भी परिभाषा हो, भाव वही निकलता है। शब्दों का संक्षिप्त रूप ही समास कहलाता है। शब्दों को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। वो भी हमको ध्यान रख सकते हैं हम। तो ये रही समास की। अब समास कितने प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न आता है, तो इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के कुल कितने प्रकार होते हैं ये देखते हैं हम। समास के कुल प्रकारों में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पहला। क्रम वैसे कोई निश्चित नहीं है, बस हमको ध्यान रखना है कि समास जो होते हैं वह कुल 6 होते हैं। 6 के नाम हम देख रहे हैं। दूसरा यहां पर तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पर लिख देंगे द्विगु समास, चौथे पे लिख देंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व में जरूर ध्यान रखना है कि ये जो द लिखे हैं दोनों, एक बार और लिख देता हूं मैं, ये द, इसके भी वह लगेगा और इस द के भी वह लगेगा। द्वंद्व समास
कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। कितने प्रकार हो गए पूरे? ये 6 प्रकार हो गए। अब 6 प्रकारों में से आज हम इसका जो प्रथम प्रकार है अव्ययी भाव समास, उसका हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास में देखो इसका नाम क्या है? अव्ययी भाव, अव्यय शब्द, अर्थात जिसका प्रथम पद अव्यय हो, नाम लिख रखा अव्ययी भाव। तो अब पहले इनको तो मिटा देते हैं और अब एक एक को पढ़ते हैं हम। अव्ययी भाव समास, पहला पद, प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद क्या होगा? ये संज्ञा। परिभाषा बनाए तो ये अपने आप बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद प्रधान हो या दूसरा पद संज्ञा हो, उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषा लिख देता हूं मैं। जिस समास का प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है? जिस समास का पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहां तक तो ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है सबसे बड़ा कि ये अव्यय होता क्या है? इस अव्यय को भी हमको जानना जरूरी है। तो अव्यय क्या होता है इसको समझे पहले, क्योंकि जब ये हमारे उदाहरण समझ में आएगा। तो पहले अव्यय की हम जान लेते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय जिसका कोई व्यय नहीं हो, अर्थात वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अर्थात अपरिवर्तनशील रहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। कैसे? जैसे हमने देखा होगा कि यथा शब्द ऐसा है कि इसको स्त्रीलिंग में लिखो तो भी यथा रहेगा, पुल्लिंग में लिखो तो भी यथा रहेगा, और नपुंसकलिंग में या कहते हैं उसको वचन में लिखो, एक वचन बहुवचन, तो भी वो यथा ही रहता है। ये कभी यथा का यथी नहीं होता और न यथी होता है, यथा ही रहता है। इसलिए कौन सा शब्द हो गया? अव्यय। तो शुरुआत में जो प्रथम पद है वो इस प्रकार के होने चाहिए। जैसे धीरे, ये भी राम धीरे धीरे चलता है तो सीता भी धीरे धीरे चलती है। ये कभी धीरे धीरे ऐसे नहीं होता सीता के लिए धीरे लिख दिया हो, ऐसा कभी नहीं होता है। राम धीरे धीरे चलता है तो सीता भी धीरे धीरे चलती है। तो इसलिए उदाहरण लिखेंगे हम यहाँ पर, तो जैसे लिख दिया यथाशक्ति, तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। विग्रह क्या करेंगे? शक्ति के अनुसार। क्या विग्रह हो गया? शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति हो गया। अब मान लो यहां पर आजन्म उपसर्ग भी है ना, आजन्म जीवन भर तक, जीवन भर, ये इसका विग्रह हो गया आजन्म। इस तरह के और भी शब्द जो प्रत्यय मतलब उपसर्ग और अव्यय से बनने वाले हैं, वो सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे धीरे शब्द तो लिख दिया, इसका तो उदाहरण लिखा नहीं, धीरे उदाहरण है क्या? ये धीरे उदाहरण नहीं है। एक बात और आती है कि जब दो एक जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा या अव्यय प्लस अव्यय की स्थिति हो, संज्ञा प्लस संज्ञा या अव्यय प्लस अव्यय की अगर स्थिति दिखे तो भी अव्ययी भाव समास होता है। कैसे? जैसे हमने लिख दिया धीरे और धीरे,
धीरे और धीरे, तो यहाँ धीरे धीरे एक देश से दो शब्द आगे, इसलिए अव्ययभाव समास। अगर मान लो राम राम लिखे, यहाँ भी एक देश शब्द आगे, तो एक जैसे शब्द दिखते हैं तो भी कौन सा होगा, अव्ययभाव समास। अगर दिन रात होता तो अलग समास होता, लेकिन दिन दिन होता तो अव्ययभाव समास हो जाता है। तो अब इसको और उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करते हैं, और हम उदाहरण लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए अन्य उदाहरण देखते हैं अपन। अब अन्य उदाहरणों में हम देखते हैं, यहां पर प्रतिदिन, सपरिवार, दिनों दिन, रातों रात, आजीवन, यथासंभव, ये कुछ उदाहरण है। हमने देखा नियम क्या कहता है कि पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, तो पहला पद क्या है, प्रति, उपसर्ग है, इसलिए कौन सा समास हो गया, अव्ययभाव समास। दूसरा स उपसर्ग आ रहा है, कौन सा समास हो गया, अव्ययभाव समास। दिनों दिन, इसको देखे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, विग्रही हो जाता है इसका। सपरिवार, परिवार के साथ, दिनों दिन, प्रत्येक दिन, ये इसके विग्रह हो गए। दिनों दिन का विग्रह, दिन दिन दोनों एक समान है, इसलिए अव्ययभाव समास। रातों रात, रात, प्रत्येक रात, ये इसका विग्रह हो गया। आजीवन, जीवन भर तक, ये इसका विग्रह हो गया। यथासंभव, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, ये यथासंभव हो गया। तो मतलब ये हो गया कि जिसका पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उससे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसके अलावा दो अगर एक जैसे शब्द दिख रहे हैं, दो अव्यय भी आ रहे हैं, तो भी अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, अब ये रहा हमारा अव्ययभाव समास का प्रकरण, और हम विभिन्न उदाहरणों से, अनेक उदाहरणों से अगर इसको समझेंगे तो और ज्यादा अच्छा अभ्यास हो सकता है। इसलिए कम से कम 50 उदाहरण तो हमको याद रहने चाहिए, ताकि हमको सहजता हो जाए इसको समझने में, और अभ्यास से ही ये बिंदु हल होता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो ये बिंदु सीखा है कि अभ्यास करने से बड़ा सा बड़ा मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। तो हम तो पहले से विद्वान है, इसलिए हमारा तो ज्यादा परेशानी है ही नहीं। अब अगला समास को पढ़ने के लिए अगले वीडियो तक आप हमारा इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।